student, welcome back to the another session of the lesson political parties. In the previous session we have learned about what are political parties, what are the function of political parties and national and state parties. इनके बारे में हम करके आ चुके हैं. अभी हम करेंगे कि बहुत सारे ऐसे challenges हैं जो political parties को face करने पड़ते हैं. Then what are the challenges to political पार्टीज, कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका पॉलिटिकल पार्टीज को सामना करना पड़ता है, कौन सी ऐसी सीमाएं हैं. सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आजकल हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें क्या होता जा रहा है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने आप में भी एक डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है. व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सभी लोगों को मतलब बोलने का और डिसीजन लेने का उनको इंडिपेंडेंस होती है. बट देखो एक पॉलिटिकल पार्टी है ना, उसकी खुद की जो ऑर्गेनाइजेशन है, खुद के जो मेंबर्स है, उनमें किसकी कमी मिलेगी, इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी मिलेगी. मतलब वो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इनटू वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप. मतलब जो पावर्स होती है पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में, जो शक्तियां होती है वो कहाँ तक सीमित होती है, कहाँ तक कॉन्सेंट्रेट होती है, या तो वो किसी एक बंदे के हाथ में होगी या फिर जो फ्यू टॉप लीडर्स होते हैं, जो मेन लीडर्स होते हैं, वो पावर्स उन तक ही सीमित होती है और डिसीजन वही लोग लेते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के अदर मेंबर्स को मानना पड़ता है. मतलब उनकी राय को ज्यादा पूछा नहीं जाता. नेक्स्ट क्या है इसमें, पार्टीज डू नॉट हैव एन ओपन लिस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स. मतलब जो पार्टीज है पॉलिटिकल पार्टीज, तो उनके पास अपने मेंबर्स की कोई लिस्ट नहीं होती, ओपन लिस्ट नहीं होती अपने मेंबर्स की. मतलब कौन कौन से मेंबर्स जो है वो पार्टी में काम कर रहे हैं, वो किस तरह से डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि डिसीजन कौन ले रहा है, ओनली टॉप लीडर्स ले रहे हैं, तो उनको तो पता ही नहीं होता कि डिसीजन लेना है. कई बार क्या होता है, उन लीडर्स को जो है अदर मेंबर्स होते हैं जो उनको ये भी नहीं पता होता है कि पार्टी में चल क्या रहा है. ठीक है, तो मतलब पार्टी के पास अपनी कोई ओपन लिस्ट नहीं है मेंबर्स की. नो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स, मतलब पार्टी अपने खुद की मीटिंग्स भी नहीं लेती. देखो ये होना चाहिए कि जब पार्टी काम कर रही है तो अब वो पूरी की पूरी पार्टी बैठकर अपने डिसीजन ले, अपनी मीटिंग्स ले, अपने फैसले ले, मतलब जो भी पॉलिसीज वगैरह है या प्लान्स है वो आपस में डिस्कस करे अपने मेंबर्स में. बट ऐसा नहीं होता, कोई ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग नहीं है, नो इंटरनल इलेक्शन, और कोई इंटरनल इलेक्शन नहीं होता कि हमें कौन सा कैंडिडेट चुनना है, किसके लिए, पार्टीज के लिए या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव के लिए. क्योंकि इलेक्शन में कौन खड़े होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं, तो उसके लिए कौन सा मेंबर चुनना है. तो कोई इंटरनल इलेक्शन नहीं होता. या कोई भी देखो डिसीजन लिया जाता है, कोई भी लॉ बनाया जा रहा है, तो उसके लिए भी इंटरनल इलेक्शन होना बहुत जरूरी होता है पार्टी में. बट ये सारी चीजें नहीं होती, जिसके कारण किसकी कमी आ रही है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी आ रही है. अगर नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें हमारा पॉइंट, ऑर्डिनरी मेंबर्स डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन एंड नो पावर. जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं, ये तो टॉप लीडर्स हो गए जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, टॉप लीडर्स है, वो डिसीजन ले रहे हैं. बट अदर जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं उनको तो इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल पाती. मतलब सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं होती कि पार्टी में क्या चल रहा है, कौन सी पॉलिसीज ली जा रही है. मतलब उनको सब कुछ क्या है बाद में पता चलता है, और उनके पास किसी भी तरह की पावर नहीं होती, न ही उनसे उनके डिसीजंस पूछे जाते हैं, उनके व्यूज या आइडियाज उनसे नहीं मांगे जाते. तो इस कारण जो ऑर्डिनरी मेंबर्स है वो इस पार्टी में मतलब जो है पैसिव मेंबर्स की तरह काम करते हैं. अभी नेक्स्ट इसमें क्या आता है कि हमने किया था, सिंस फ्यू लीडर्स है पैरामाउंट पावर. कुछ ही लीडर्स के पास क्या है, पैरामाउंट पावर है, सर्वोच्च शक्तियां है कुछ लीडर्स के पास पार्टी में. दोज हु डिसएग्री विल फाइंड डिफिकल्ट टू कंटिन्यू इन पार्टी. और ऐसा होने के कारण जो लोग डिसएग्री करते हैं उन लीडर्स के खिलाफ, तो उनका क्या होता है, पार्टी में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है. उन्हें जो है वो पार्टी में कंटिन्यू नहीं कर सकते, बिकॉज उन्हें जो है टॉप लीडर्स की बात माननी पड़ती है. अगर वो डिसएग्री करते तो ऑब्वियसली उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है. अभी नेक्स्ट इसमें हमारा पॉइंट आता है, पर्सनल लॉयल्टी बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट. मतलब जो पर्सनल लॉयल्टी है
वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन पार्टीज के लिए। तो ये हमारा पहला पॉइंट है, कौन कौन से चैलेंजेस है। देखो इसमें 4 चैलेंजेस आते हैं, चारों चैलेंजेस को अलग अलग से भी क्वेश्चन पुट करके एक्सप्लेन करने के लिए भी कहा जा सकता है, और चारों चैलेंजेस एक क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। अभी ये जो है इसके लिए हमारा क्वेश्चन बनता है जो आपको करना है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज इज द मेजर चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, एनालाइज द स्टेटमेंट। हमें इस स्टेटमेंट को क्या करना है, एनालाइज करना है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है जो हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। पहला चैलेंज हमारा था लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट चैलेंज आता है वो है डिनेस्टिक सक्सेशन। अभी ये तो हमारा हो रहा है डिनेस्टिक सक्सेशन वाला जो है, हाउ इज डिनेस्टिक सक्सेशन द मेजर चैलेंज फॉर पॉलिटिकल पार्टी। जो सेकेंड मेजर चैलेंज है वो है डिनेस्टिक सक्सेशन। देखो डिनेस्टिक का मतलब क्या होता है, वंशानुगत, सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकारी। ठीक है, अभी पहले क्या होते थे, राजा महाराजा होते थे, वो रूल करते थे। तो आपने देखा होगा कि जो राजा है उसका बेटा ही राजा के बाद क्या करता है, गद्दी संभालता है, वो उसका क्या बनता है, उत्तराधिकारी बन जाता है, सक्सेसर बन जाता है। तो आजकल भी क्या हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी में सेम चल रहा है, डिनेस्टिक सक्सेशन चल रहा है। मतलब एक ही फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो डोमिनेट करते हैं पार्टी को। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना, कांग्रेस पार्टी बिलोंग्स टू अ नेहरू फैमिली, सभी के सभी क्या कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं ना। तो उसी तरह से इसमें क्या है, डिनेस्टिक सक्सेशन चल रहा है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में, स्टार्ट हो चुका है। फैमिली डोमिनेशन जो है वो बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है। मतलब फैमिली के मेंबर्स ही डोमिनेट करते हैं, हालांकि उनको पार्टी के बारे में, पॉलिटिकल पॉलिसीज के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं होती, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको लोगों का सपोर्ट भी नहीं मिलता, फिर भी वो क्या करते हैं, पावर में रहते हैं। देखो, पीपल हु डू नॉट हैव एक्सपीरियंस कम टू ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ पावर। उन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी उनके पास क्या है, पावर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है डिनेस्टिक सक्सेशन है वो भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या बन गया है, एक मेजर चैलेंज बन गया है। अभी देखो, अभी डिनेस्टिक सक्सेशन के कारण क्या होता है, इट डज नॉट अलाउ ग्रास रूट लेवल वर्कर्स टू रीच एट द टॉप। मतलब जो ग्रास रूट लेवल पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो मेंबर काम कर रहे हैं, जो एक्टिव मेंबर्स है, तो वो भी तो चाहेंगे ना कि हम पॉलिटिकल पार्टीज में आगे बढ़े, आगे एक मेन लीडर के रूप में काम करें। बट ऐसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, बिकॉज ऑफ फैमिली डोमिनेशन। क्योंकि वो फैमिली जो है, फैमिली के मेंबर्स क्या कर रहे हैं, टॉप लीडर्स बनके बैठे हुए हैं। और यहाँ पे कभी होता भी तो ओनली 50% चांस होता है कि ओनली 50% जो मेंबर्स है ना ग्रास रूट लेवल के, वो जो है मेन लीडर बन पाते हैं पार्टी के। और कई बार जो लेडीज जो होती है, विमेन होती हैं, वो क्या करती है, वो एज अ फैमिली रिलेशन के कारण जो है पार्टीज में ऊपर आ जाती है। तो ये क्या हो गया हमारा, नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है डिनेस्टिक सक्सेशन में, मेजर फैक्टर फॉर लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी का मेजर फैक्टर कौन सा है, डिनेस्टिक सक्सेशन जो है, ये एक मेजर फैक्टर है जिसके कारण इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं हो पाती, उसकी कमी होती है। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी पूर्ण रूप से एक लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बन पाती। तो उसके पीछे क्या कारण है, डिनेस्टिक सक्सेशन है, ये इसका कारण है। ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी तुम्हारा ये क्लियर हो गया है हमारा सेकेंड चैलेंज। थर्ड हमारा जो चैलेंज है वो है मनी एंड मसल पावर। ठीक है, लोग पैसे और बलबूते पर, ठीक है ना, क्या करते हैं, पार्टी में राज करते हैं, पार्टी को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनका मोटिव क्या हो गया है अभी, कि हमें इलेक्शन जीतना है, किसी भी हाल में जीतना है, चाहे वो किसी भी तरह के मेजर्स ही क्यों ना उठाए। ठीक है, कई बार पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इलीगल मेजर्स यूज करती है इलेक्शन जीतने के लिए। तो वो क्या करते हैं, इलेक्शन जीतने के लिए शॉर्टकट का यूज करते हैं, यूज शॉर्टकट टू विन इलेक्शंस। क्योंकि इनका मेन मोटिव क्या होता है कि हमें इलेक्शन हर हाल में जीतना है, तो उसके लिए शॉर्टकट यूज करते हैं। अभी लोगों के पास पैसा है,
जो बहुत रिच है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो उस पैसे को वो इलीगल तरीके से यूज़ करते हैं, वोट्स को खरीदते हैं, लोगों के वोट्स को खरीदते हैं, और भी बहुत ज़्यादा पैसा जो है इलेक्शन में ये लोग बहुत ज़्यादा खराब करते हैं। और इसके लिए मतलब ये हर मापदंड का यूज़ करते हैं कि इन्हें किसी न किसी तरह से इलेक्शन जीतना है। फिर देखा जाए तो जो भी कैंडिडेट्स होते हैं विद मनी और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, कई एरियाज में क्या होता है कि एक कैंडिडेट ऐसा है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और वो बहुत ज़्यादा अमीर भी है, तो देखो वो क्या है, मतलब लोगों को डरा धमकाकर जो है वहां से वोट गेन करने की कोशिश करता है, और उन्हीं लोगों को क्या दी जाती है, पार्टीज में प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, ये भी किस में आ जाता है, हमारा मनी और मसल पावर। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो जो रिच पीपल होते हैं या जो कंपनीज होती है बड़ी बड़ी, जो पार्टीज को फंड देती है चलाने के लिए, पार्टीज को सपोर्ट करती है, पैसा दे रही है, फंड दे रही है ताकि वो पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को मेंटेन करके रख सके, तो वो क्या करती है, टेंड्स टू हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो वो उसके ऊपर मतलब जो रिच पीपल है और जो कंपनी है वो पॉलिटिकल पार्टीज जो पॉलिसी बना रही है या जो डिसीजन ले रही है ना, तो उनके ऊपर मेन जो है इन्फ्लुएंस किसका होता है, इन लोगों का होता है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, पार्टी को पैसा दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं उस पार्टी को मेंटेन करने के लिए, तो वो उनके डिसीजन और पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये देखते हैं, ये कंपनियां है या ये रिच पीपल ये देखते हैं कि जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो उनके हित में ही लिए जा सके ताकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो इस तरह से जो है मनी और मसल पावर का बहुत ही इलीगल तरीके का यूज़ किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज में इलेक्शन को जीतने के लिए। ये हमारा हो गया थर्ड चैलेंज। अलग से भी क्वेश्चन पुट करते हैं तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है। नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ चैलेंज है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। अभी जो हम वोटर्स हैं, ठीक है, चॉइस किसके लिए होगी, वोटर्स के लिए। तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में क्या है, कमी है, मीनिंगफुल चॉइस नहीं है लोगों के पास कि हमें कौन सी पार्टी चुनना है, कौन सी पार्टी को हम वोट दे सके। एक मीनिंगफुल चॉइस होना चाहिए जिसकी यहाँ पे क्या है, कमी है। अभी ये कमी क्यों है, बिकॉज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिसीज। मतलब अभी क्या हो गया है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी जो आइडियोलॉजी है या उनकी जो पॉलिसीज है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो भी वो प्लान करती है या और भी है। तो अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम रिकॉर्ड देखें, उनका डाटा देखें पीछे का, तो हमें ये पता चलता है कि उनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम वोट किसे दें। देखो सभी की पॉलिसीज एक जैसी होगी पॉलिटिकल पार्टीज की, उनमें डिफरेंस नहीं होगा, उनके फंडामेंटल जो प्लान्स है वो अलग अलग नहीं होंगे, तो हमारे पास क्या नहीं होंगी, चॉइस नहीं होंगी। हमें तो यही लगेगा ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बीजेपी है, तो हमें लगेगा कि ये सारी पार्टीज क्या है, एक जैसी है, क्योंकि इनके जो पॉलिसीज है वो एक जैसी है, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहती इसमें। तो यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस फॉर द वोटर्स। अभी जो वोटर्स है वो क्या सोचेगा, चलो भाई किसी को भी वोट डाल दो, बात तो एक ही है, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि इसी में आ जाता है डिक्लाइन इन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। इनके जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पहले होते थे उसमें बहुत ज्यादा कमी आती जा रही है, अभी कोई डिफरेंस नहीं रह गया है। इनकी आइडियोलॉजी जो है वो सेम होती जा रही है हर एक पॉलिटिकल पार्टीज की, उनका अपना कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है, मतलब उनके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है वो सेम होते जा रहे हैं हर एक पॉलिटिकल पार्टीज के। और इसका एक एग्जाम्पल है लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन में जो है 2 पार्टी सिस्टम है, दोनों ही पार्टी है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, इनके आइडियोलॉजीज सेम है, इनके फंडामेंटल जो पॉलिसीज है, प्रिंसिपल्स है, सब कुछ सेम है, तो लोगों के पास चॉइस ही नहीं है। वो सोचते हैं चाहे लेबर पार्टी को वोट दो या कंजर्वेटिव पार्टी को वोट दो, बात एक ही है, दोनों पार्टी को एक जैसा ही काम करना है। ओके, तो ये हमारे जो है 4 जो चैलेंजेस है ये यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, और ये चैलेंजेस आपको बहुत अच्छे से करने। नेक्स्ट हम करेंगे, देखो इतने सारे चैलेंजेस है, इतनी सारी कमियां हैं पार्टी में, तो हम उस पार्टी को रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं
कैसे हम उन कमियों को दूर कर सकते हैं, मतलब कैसे हम इंटरनल डेमोक्रेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, डिनेस्टिक सक्सेशन को कैसे कम किया जा सकता है, मनी और मसल पावर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, एक मीनिंगफुल चॉइस हम वोटर्स को कैसे दे सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टीज को रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो हाउ कैन पार्टी बी रिफॉर्म, देखो एक तो होता है रिफॉर्म करना, एक विलिंगनेस टू रिफॉर्म, मतलब हम उसको रिफॉर्म कैसे कर सकते। सबसे पहला हमारा यहाँ पे अगर हम रिफॉर्म की बात करते तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए हैं पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए, उनमें सुधार लाने के लिए, ताकि पार्टीज जो है वो इलीगल मेथड्स को यूज न कर सके। अभी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बोल दो या इसे हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी बोल सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन सम रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज या एग्जामाइन द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब वो कैसे हम जो है इंस्टीट्यूशनल कौन से रिफॉर्म्स बनाए गए हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आपको पता ही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है संशोधन किया जाता है टाइम टू टाइम, बहुत सारे लॉज या पॉलिसीज है उसमें थोड़ा अमेंड किया जाता है, चेंज किया जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है, क्या किया गया है, सबसे पहला हमारा इसमें आ जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब आजकल क्या होता जा रहा है कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसमें क्या आता है कि जो भी एमएलएज है या एमपीज है कैन नॉट चेंज पार्टी आफ्टर द इलेक्शन। पहले क्या होता था कि जो एमएलएज है या एमपीज है वो क्या कर देते थे, इलेक्शन के बाद जो मेजॉरिटी में जो पार्टी बनती थी ना तो वो अपनी सीट्स क्या कर देते थे, चेंज कर देते थे। इलेक्शन के बाद जो है जैसे कि एक बीजेपी पार्टी का मेंबर है, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का मेंबर है, अगर बीजेपी जीत गई तो क्या हो जाता था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी का मेंबर है वो क्या करता था, अपनी पार्टी छोड़कर कहाँ पे चला जाता था, बीजेपी में चला जाता था। तो उसको हम क्या कहेंगे, डिफेक्शन कहेंगे, ठीक है ना। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्शन होने के बाद जब कोई रिप्रेजेंटेटिव है, जब कोई नेता है वो अपनी पार्टी को छोड़कर जो पार्टी पावर में है उसमें चला जाता है तो हम उसे कहेंगे एंटी डिफेक्शन, ठीक है ना। अभी एंटी डिफेक्शन लॉ बना दिया गया है कि कोई भी एमएलए है या एमपी है वो इलेक्शन के बाद अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकता। अगर वो अपनी पार्टी चेंज करता है ही और शी विल लूज सीट इन द लेजिस्लेचर, मतलब उसे लेजिस्लेचर में जो उसकी सीट है वो उसे खो देगा, मतलब उसे वहां से हटा दिया जाएगा। तो ये था हमारा क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। क्लियर, बहुत पूछा जाता है ये। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एफिडेविट। अभी कौन कौन सा, मतलब एफिडेविट का मतलब क्या होता है, एक लीडर है, एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक कैंडिडेट है, वो पार्टी में इलेक्शन में जो है खड़ा होता है इलेक्शन में, तो क्या होता है कि उसको अपना पूरा एफिडेविट देना होता है, उसको अपनी पूरी पर्सनल डिटेल्स इसमें देनी पड़ती है। ये एफिडेविट इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है ताकि जो पार्टीज है वो मनी और मसल पावर का यूज न कर सके। देखो यहाँ पे इस चैलेंज को दूर करने के लिए, सुधार करने के लिए एफिडेविट जो है सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया एक ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, ताकि जो है पैसा है या मसल पावर है या क्रिमिनल्स है वो पार्टी को पॉल्यूट न कर सके। अभी इसके लिए जो कैंडिडेट्स होते हैं हैव टू गिव डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम, मतलब उसे अपना पूरी डिटेल जो है, कितनी उसके पास प्रॉपर्टी है, कितने फैमिली मेंबर्स है, उसकी एजुकेशन वगैरह सब कुछ, अगर उसका अगर क्रिमिनल केस चल रहा है, कोई पेंडिंग है या नहीं है, पूरी डिटेल, पूरी इंफॉर्मेशन एज एफिडेविट उसे क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। इसमें फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है इलेक्शन कमीशन। अभी इलेक्शन कमीशन जो है उसने भी अपने स्टेप्स, अपने मेजर्स ले रखे हैं, स्टेप्स टेकन बाय इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने क्या कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन आएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन का मतलब क्या है, पार्टी जो है अपने इंटरनल इलेक्शन जारी करेगी, मतलब एक पार्टी है उसके अंदर भी
इलेक्शंस होने चाहिए, तो ये एक मैंडेटरी कर दिया है। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी, मतलब उन्हें करना ही करना है, ठीक है। एंड फाइल देयर इनकम टैक्स, और हर एक जो मेंबर है उन्हें अपना इनकम टैक्स जो है वो फाइल करना पड़ेगा अंडर इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन भी क्या करता है, पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल करता है। और इलेक्शन कमीशन जो है उसने जो भी रूल्स बना दिए हैं, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज है, रूलिंग पार्टी है या अपोजिशन पार्टी है, सभी को वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये इसके बाद है हमारा, इसमें और भी आ जाता है प्रोविजन ऑफ, तो नेक्स्ट हमारा आता है कि प्रोविजन ऑफ स्टेट फंडिंग इलेक्शन टू चेक द प्रोविजन। अभी हमें क्या करना है, प्रोविजंस बनाने हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि ऐसे प्रोविजन बनाने चाहिए कि वो क्या करे, मनी पावर है सब कुछ को क्या करे, चेक करे, पॉलिसीज को चेक करे। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है कि कौन कौन से रिफॉर्म हमें करने चाहिए, प्रोविजन ऑफ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। ठीक है, अभी इसमें प्रोविजन ऑफ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन में क्या होता है कि हमें जो है लॉ बनाने चाहिए कि चेक करें मिसयूज ऑफ मनी पावर। क्या चेक करना है इसमें हमें, मिसयूज ऑफ मनी पावर, ठीक है। स्टेट फंडिंग इलेक्शंस जो होते हैं उसमें किस तरह से लोग जो है मिसयूज कर रहे हैं मनी पावर का, वो सभी हमें क्या करना है, चेक करना है। तो इस तरह से भी हम पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म कर सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ इंटरनल अफेयर्स, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो इंटरनल डेमोक्रेसी की जो कमी है, तो उसके लिए एक कानून बनाना चाहिए, एक लॉ बनाना चाहिए, ताकि वो जो है अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कैसे रेगुलेट करती है, मतलब उनकी इंटरनल डेमोक्रेसी कैसे है, वो कैसे मेंटेन करती है। अभी इसमें क्या आ जाता है, मेंटेनेंस ऑफ, हमने किया था कि इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है, जिसके तहत मतलब जो मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट ही नहीं है, तो इनको क्या करना है, अपने मेंबर्स की अच्छे से क्या करनी है, लिस्ट बनानी है, एक रजिस्टर करना है ऑफ इट्स मेंबर्स टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। इनका अपना भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए, अपने प्रिंसिपल्स होने चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टीज के पास, ताकि वो उनको रेगुलेट कर सके और उनको फॉलो कर सके। और उनके पास इंडिपेंडेंट अथॉरिटी भी होनी चाहिए टू होल्ड ओपन इलेक्शन टू द हाईएस्ट पोस्ट। मतलब जो हमारे ऑर्डिनरी मेंबर्स है उनके पास इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ताकि वो हायर पोस्ट के लिए भी क्या कर सके, इलेक्शन जो है कर सके। मतलब इनके अंदर एक इंटरनल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस बंदे को एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो भी मतलब एक मेन लीडर बन सकता है, हाई पोस्ट का लीडर बन सकता है पॉलिटिकल पार्टीज में, उनको भी मौका मिलना चाहिए। अभी हमने यहाँ पे क्या था ना कि ग्रास रूट लेवल पे वर्कर जो है टॉप पे नहीं रीच कर सकते, तो ऐसे जो है अगर लॉ बना दिया जाए तो वो जो वर्कर्स है वो भी टॉप पे चले जा सकते हैं पार्टीज में। तो ये जो है हमारा नेक्स्ट प्रोविजन आता है। इसके बाद हमारा आ जाता है प्रोविजन टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। प्रोविजन टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। अभी क्या हो जाता है, कई बार पॉलिटिकल पार्टीज में इतने ज्यादा कैंडिडेट्स हो जाते हैं, इतने ज्यादा कैंडिडेट्स हो जाते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन के लिए एक हेडेक बन जाता है, एक सिरदर्द बन जाता है कि किस तरह से इन कैंडिडेट्स को मेंटेन करके रखा जाए, किस तरह से जो ये मेंबर है
इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, अगर इनकी नंबर जो है क्रॉस हो जाती है 100 से अलावा आगे, तो इसके लिए बहुत मतलब हमारे जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं उनके लिए एक हेडेक का काम हो जाता है इनको मेंटेन करने का। इसीलिए ये एक प्रोविजन बनाना चाहिए कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके नंबर्स जो है उसको मिनिमाइज करके रखा जाए। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है प्रॉपर रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट। अभी जो वोटर लिस्ट होती है, आपको पता होगा वोटर लिस्ट क्या होती है। जो कैंडिडेट्स वोट डालते हैं, ठीक है ना, जो आम जनता होती है जो वोट करती है, अपना मत देती है, तो वो उनके नाम जो है वो किस में दर्ज किए जाते हैं, वोटर लिस्ट में आ जाते हैं। तो हर 5 साल में हमारे यहाँ पे इलेक्शन मैंडेटरी है, 5 इयर्स है इलेक्शन का टाइम, तो हर 5 साल में जितने भी वोटर लिस्ट है उसका प्रॉपर रिवीजन किया जाए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि एक बंदा है वो 2 या 3 लोगों के वोट भी डाल देता है, या फिर कई बार उनके मतलब जो मृत लोग हैं उनका नाम अगर नहीं हटाया जाता या नए लोगों का नाम नहीं जोड़ा जाता, तो उसके कारण भी हमारी जो वोटर लिस्ट है वो क्या हो जाती है, उसमें गड़बड़ आ जाती है, इलीगल हो जाती है। तो वोटर लिस्ट शुड बी रिवाइज्ड एट रेगुलर इंटरवल्स एंड द नेम ऑफ द डेड्स जो है उनके वोटर लिस्ट में से हटा देने चाहिए, और जो नए जो लोग हैं जो 18 साल के हो गए हैं उनके नाम जो है वोटर लिस्ट में डाल देने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो वोटिंग एज है वो कितनी है, 18 एंड अबाव है यहाँ पे, तो उनके नेम्स जो है वोटर लिस्ट में जोड़ दिए जाने चाहिए। अभी इसके बाद आता है रोल ऑफ पीपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल। पता है ना, डेमोक्रेसी किसकी सरकार है, लोगों की सरकार है, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट हो गई, तो इसमें जो रोल ऑफ पीपल है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। रोल ऑफ पीपल मतलब लोगों की जो भूमिका है वो बहुत मैटर करती है। ऑर्डिनरी सिटीजन्स है, प्रेशर ग्रुप्स है एंड मूवमेंट्स अलोंग विद द मीडिया कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी, क्योंकि अगर ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, अगर ये आवाज उठा रहे हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को हमें किस तरह से इम्प्रूव करना है, रिफॉर्म करना है, तभी हम जो है पॉलिटिकल पार्टीज को अच्छे से रिफॉर्म कर सकते हैं। The quality of democracy depend on the degree of public participation, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, वहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, और उसकी जो क्वालिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड होगी, पब्लिक पार्टिसिपेशन के ऊपर ही डिपेंड होगी। अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे डेमोक्रेसी में, हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ये लॉ जो है ये सुटेबल नहीं है, लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं है, और हम अगर उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेमोक्रेसी में, एक्टिव पार्टिसिपेशन हमारा है, तो हम जो है पॉलिटिकल पार्टीज है उनको रिफॉर्म करने के लिए, हमारे जो डेमोक्रेटिक कंडीशन है कंट्री की उसको रिफॉर्म करने के लिए अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। और इस तरह से जो प्रॉब्लम है बैड पॉलिटिक्स की वो भी सॉल्व हो सकती है, और एक बेटर पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो लागू किया जा सकता है। तो रोल ऑफ पीपल है, ये भी बहुत मैटर करता है डेमोक्रेसी में, बिकॉज डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। तो ये हमारा क्या है आज का टॉपिक, और ये लेसन हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है इस लेसन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।